तो हाड़िया से कुछ बहुत फायदा नहीं होगा आप लोगों का। आप थोड़ा सोचिए इसके ऊपर में। हाड़िया बहुत ज्यादा चलता है, मैंने देखा हर जगह हाड़िया चल रहा है, कम होना चाहिए। जमशेदपुर में 250 शराब की दुकानें, 2 केबल स्कूल है। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा, सर आपके एमएलए आए या गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला, यदि हम मेरी गवर्नमेंट आए तो मैं 5 साल में इस जमशेदपुर में 500 स्कूलें खोल दूंगा और शराब की 5 दुकान भी नहीं रखूंगा यहाँ पर। जो है ये बात जो है वो मैंने जो है वो वहां पर कही कि अगर एपीआई की गवर्नमेंट आई तो ये काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन जितना ज्यादा फ्री किया जाए 12वीं तक और हायर एजुकेशन को सस्ता कर दिया जाए तो झारखंड के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी है, उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं, 2 चीजें कहते हैं। एक ह्यूमन कैपिटल, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे 2 टर्मिनोलॉजीज डेवलप हुई है, पूरे दुनिया में मानी गई है ये चीज। क्या मानी गई है? ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास पॉपुलेशन है लेकिन एजुकेटेड एंड स्किल ओरिएंटेड पॉपुलेशन नहीं है जो इंडस्ट्री में या खेतों में उस लेवल का काम कर सके कि हम अपनी गरीबी को दूर कर सके और सरप्लस इकोनॉमी बन सके। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन और स्किल्स में ट्रेन करना पड़ेगा। ये काम हम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, लोग कहते हैं सर एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? मैं कहता हूं चीन को देखिए, चाइना में 77 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। हमारे देश में 51 करोड़ होना चाहिए। हमारी दोनों की आबादी सेम हो गई है लगभग, लेकिन हमारे देश में आज 41-42 करोड़ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर है। आज हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो चाइना से आता है। घर की टेलीविजन साउथ कोरिया में सैमसंग की जो टेलीविजन है वो आती है। चाइना क्यों अमेरिका के बराबर जाकर आज खड़ा हुआ है? क्या कारण है? उसके कुछ सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? चाइना ने सबको लैंड राइट दिए, सबको प्रोडक्शन का राइट दिया कि ये जमीन है, इसको जोतो, इसका प्रोडक्शन करो, इसको देश को दो, आपको जो लगता है वो लो, सरप्लस करो, सरप्लस जो है वो देश को दो। सारे लोगों को चाइना में एजुकेशन दिया गया, सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन दिया गया, हेल्थ के ऊपर चाइना ने खर्चा किया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशन को एकदम सस्ता किया। इसलिए आज आप देखिए कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में चाइना के सबसे ज्यादा साइंटिफिक साइटेशंस होते हैं पेपर्स के, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना आगे गए। हमारे देश में हम अपने युवा पॉपुलेशन को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जो डिप्राइव कर रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो डिप्राइव कर रहे हैं, उसके वजह से हमारी आबादी तो है पर हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो रहा है। एपीआई की सरकार ये करे। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग, बिजनेस। मैं उस दिन एक बोर्ड देख रहा था, वो बोर्ड देखते देखते मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, थोड़ी सी हंसी भी आई। हेमंत सोरेन जी ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ तक केवल हम कॉन्ट्रैक्ट झारखंड के लोगों को देंगे। अभी आप मजे की बात देखिए, 25 करोड़ में माइंस और बड़ी कंपनी की मशीनरी भी नहीं आती। आप पूरा प्लांट नहीं खोल सकते, पूरा बिजनेस नहीं लगा सकते। मैं ये कह रहा हूं हेमंत सोरेन जी से कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि 25 करोड़ तक हम केवल झारखंड के लोगों को देंगे? क्यों आप ये नहीं कहते कि अगर 250 करोड़ हो या 2500 करोड़ की भी कंपनी लगाना पड़े तो हम झारखंड के लोगों का शेयर कैपिटल बनाकर देंगे और झारखंड के लोगों के माध्यम से उस कंपनी को चलाएंगे? ये बात आप क्यों नहीं कह रहे हैं? कहीं आपका टाटा, मित्तल, अंबानी, अडानी से सीक्रेट पैक्ट तो नहीं हो गया कि सरकार आने के बाद 25 करोड़ के ऊपर का जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा, मित्तल को और अंबानी और अडानी को आप देने वाले हैं? आप ध्यान से देखिए, यानी आपकी जो झारखंड के लोगों को हेमंत सोरेन जी की सरकार बिजनेस में भी वर्कर बना के रखना चाहती है, बिजनेस में भी छोटा आदमी बना के रखना चाहती है। हेमंत सोरेन जी की सोच देखिए आप। वो कहते हैं ओबीसी को मैं 27% रिजर्वेशन दूंगा। अरे हेमंत जी, 27 देने की क्या जरूरत है?
40 क्यों नहीं दिया जा सकता है? उसकी आबादी 40% से ऊपर है ओबीसी की। आप ट्राइबल को 28% क्यों नहीं रिजर्वेशन दे सकते? ट्राइब की पॉपुलेशन 28% है। आप शेड्यूल्ड कास्ट की 12% है, आप उनको 12% देने की बात क्यों नहीं करते? और इंडस्ट्री में आप 80% केवल झारखंड के लोग केवल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये बात क्यों नहीं करते? और उस 80% में भी आदिवासी, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, जंगल के जो लोग हैं, शहरों के जो लोग हैं, उन सब लोगों को इंडस्ट्री में हम रोजगार देंगे। और वो केवल लेबर क्लास में नहीं, टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे तक देंगे। ऐसी बात जेएमएम आज तक नहीं कर रही है। 19 साल हो गया झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन झारखंड वासियों को झारखंड का मालिक बनाने में जेएमएम फेल हो गई। जेएमएम फेल हो गई। मैं अंधेरा हो रहा है, 6 बजे तक समय पूरा बोलूंगा आपके बीच में, चिंता मत कीजिए, मुझे लाइट में देखिए और मेरी आवाज जाने दीजिए हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जी तक। और ये जो आपके रघुवर दास है ना, ये तो पागल हो गए। ये रघुवर दास पागल हो गए। कैसे पागल हो गए आप जानते हैं? उसको होश नहीं है। अरे कोई होश में लाओ उसको, थोड़ा अच्छा आदिवासी डांस वगैरह सुनाओ, उसका म्यूजिक सुनाओ। ये रघुवर दास कह रहे हैं कि मैं झारखंड को आदिवासी मुक्त बनाऊंगा। रघुवर दास ने कहा या नहीं कहा? आपने सुना या नहीं सुना? जम से बोलो, सुना या नहीं सुना? सुना है। तो रघुवर दास जी को मैंने चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया? और आज तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं कल जमशेदपुर में बोला रघुवर दास जी को, एक कदम आप आगे बढ़ाओ, अगर आप में हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ाओ आदिवासी मुक्त झारखंड बनाने के लिए, और मैं बीजेपी मुक्त झारखंड बना दूंगा। बीजेपी मुक्त झारखंड बना दूंगा। जय छत्तीसगढ़ में हराया हमने इनको, मध्य प्रदेश में हराया, राजस्थान में गए, महाराष्ट्र से बीजेपी गई, झारखंड से बीजेपी को हरा देंगे। और आज समय नहीं है, लेकिन कल मैंने कहा मोदी जी को मैं चूड़ी, आप लोग चूड़ी नहीं पहनते, पहनने की जरूरत भी नहीं है, ट्राइबल कल्चर में जानता हूं, लेकिन कई शहरों की महिलाएं हैं तो मैं उनको चूड़ियां मांग के मोदी जी को गिफ्ट करने वाला हूं दिल्ली में जाकर। देखो आपको मजा आ गया, महिलाओं को सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप चूड़ी नहीं पहनते, पहनने की जरूरत भी नहीं ट्राइबल कल्चर में, मैं जानता हूं, लेकिन कई शहर में जाऊंगा वहां की महिलाओं को चूड़ी मांगूंगा और मोदी जी को देने वाला हूं। क्यों? ये लोग कहते थे देखिए आप गरीब क्यों हैं, और मैं इसलिए झारखंड में मैं सुशील जी के साथ में या चंपाई गोपाई जी के साथ में या जितने कैंडिडेट हैं 25, 26, 28 जितने भी हैं, उनके लिए मैं इतना कैंपेन में 4 दिन के लिए इसलिए आया क्योंकि मुझे ये बात समझ रही है। ये बात मैं छत्तीसगढ़ में बोला करता था, छत्तीसगढ़ के लोगों ने मेरी बात समझी। आज नतीजा ये आया कि एक भी ट्राइबल सीट पे बीजेपी नहीं जीती छत्तीसगढ़ में। आज बीजेपी की एक भी सीट ट्राइब की जो है नहीं है बीजेपी की, पर यहाँ दिख रहा है थोड़ा कमल। चिंता मत करो, उस कमल को मैं कीचड़ में डुबाने वाला हूँ। मैं अब आ गया हूँ झारखंड में। इस बार आप शुरू करो और अगले 5 साल में देख लो ये कलम जो कमल है ना, ये वाइप आउट हो जाएगा यहाँ से। क्यों? मैं बजट की बात को E4, S2, S2, R2 को समझाते हुए आपको ट्राइबल राइट्स पे बताता हूं, क्योंकि शॉर्ट में बताना जरूरी है आपको। ट्राइबल राइट्स की बात इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आज आदिवासी दुखी है देश के अंदर। आज वो जल जमीन जंगल का मालिक होने के बावजूद वो मालिक नहीं है। मैं जानता हूं आदिवासी को विस्थापित की जा रही है, कहीं डैम बन रहा है, कहीं इंडस्ट्री बन रही है, कहीं माइंस की मिनरल खुल रही है, सब जगह आदिवासियों की जमीन ली जा रही है। एक सर्वे के हिसाब से हर 8 आदिवासी में 1 आदिवासी की जमीन भारत में आज तक छीनी गई है, ये सर्वे कहता है। और ये सर्वे भारत सरकार का सर्वे है, एस्टैब्लिश सर्वे है कि 8 आदिवासियों में 1 आदिवासी को उसके जमीन से अब तक निकाल दिया गया है। बचे हुए आदिवासियों को निकालने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्या झगड़ा है? ये बीजेपी की गवर्नमेंट पता नहीं कौन से नाक से झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अरे अगर मोदी और रघुवीर दास में अगर इतनी ताकत होती, ये रांची के अंदर एक ओपन स्टेज लगा लेना चाहिए था और विजय मानकर से ओपन डिबेट कर लेते थे रांची के अंदर, तो पता चल जाता था कि कौन से नाक से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहां झारखंड के अंदर।
कौन से नाक से चुनाव लड़ रहे हैं? लैंड बैंक बनाया, 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके रखी है। किसके साथ की? क्या आदिवासियों के साथ साइन किया? नहीं किया। क्या आदिवासियों के कंपनी के साथ साइन किया? नहीं किया। किसके साथ किया? टाटा के साथ किया, मित्तल के साथ किया, अंबानी के साथ किया, अडानी के साथ किया। 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की सरकार ने साइन करके रखा है। किस लिए करके रखा है? कि जैसे वो दूसरी बार आए, उनको मौका मिले तो आपकी ग्राम सभा को फर्जी ग्राम सभा कराकर रिकॉर्ड पे आपकी साइन लेकर ये कह दिया जाएगा कि हमने ग्राम सभा करा ली और ये जमीन पूरी ये कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है। इसका कारण ये है क्योंकि लाखों करोड़ रुपया जो 5वीं अनुसूची की जो जमीन है, जिसमें आदिवासी 50,000 साल से ज्यादा रहते आया है, उस जमीन के अंदर में ये मिनरल वेल्थ, उस जमीन के अंदर में ये मिनरल वेल्थ। मैं बार बार कहते आया, ये 1,000 लाख करोड़ की संपत्ति है आदिवासियों की जमीन में, 1,000 लाख करोड़ की संपत्ति है। और इस संपत्ति का मालिक आदिवासी को बनाना है। इस संपत्ति का, इस जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी को बनाना है। उसकी मानकी मुंडा पद्धति को प्रस्थापित करना है, उसे बचाना है। खुदकुटी पद्धति को जो है, उसको जो है वो बचाना है। खतवान रिकॉर्ड को ठीक करना है। ये बेसिक इश्यूज है। तो अगर एपीआई के एमएलए जीतते हैं, एपीआई की सरकार बनती है, एपीआई के एमएलए यदि जीतते हैं, तो मैंने एक दूसरा बड़ा काम किया है जिसके लिए मैं झारखंड में आया हूं। मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने भारत की संसद को 2 बिल विशेष तौर पर दिए हैं। 4 बिल है पर 2 बिल ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकारों के तमाम भारतीयों के लिए, और 2 बिल विशेष तौर पर आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स के लिए। क्या ये बिल से मैं करना चाहता हूं? मैं इन बिलों से ये करना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परिवर्तन कैसे आएगा? क्रांति कैसे आएगी? परिवर्तन कैसे आएगा? क्रांति कैसे आएगी? परिवर्तन आएगा दिमाग चलाने से, यानी पढ़ने लिखने से। परिवर्तन आएगा दिमाग चलाने से, कलम चलाने से और बटन दबाने से, और बटन दबाने से। फिर शांति से सुनिए, वेरी गुड। परिवर्तन आएगा दिमाग चलाने से, कलम चलाने से और बटन दबाने से। तो ये जो 2 बिल मैंने दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर में, इसको हमें भारत के संविधान में संशोधन करके लाना है ताकि जल जमीन जंगल का मालिक वास्तविकता में जो है वो आदिवासी बन सके। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव का समय है 2024 का, तो उसके पहले हमें अपने एमएलए को चुनना होगा। क्यों एमएलए को चुनना जरूरी है? क्योंकि अभी जो संविधान है या कानून है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका जो क्रियान्वयन है, ये असेंबली से होता है, गवर्नमेंट से होता है, हाई कोर्ट से होता है, पार्लियामेंट से होता है, गवर्नमेंट से होता है, सुप्रीम कोर्ट से होता है। यानी ये जो तमाम चीजों का जो क्रियान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन है, वो होता है असेंबली से, गवर्नमेंट से, और इसका इंप्लीमेंटेशन होता है कोर्ट से, हाई कोर्ट से। मैं अगर एपीआई के एमएलए चुनकर आते हैं, एपीआई के एमएलए यदि चुनकर आते हैं, उनको बोलो रिक्वेस्ट करने को जाने के लिए जो है वो, दे कैन नॉट डू दिस। तो एपीआई के एमएलए यदि चुनकर आते हैं, एपीआई के एमएलए यदि चुनकर आते हैं, उनको बोल दो, रिक्वेस्ट करो, दे शुड गो। अपना बाजा जहां बजाना है बजाए, दूसरे के मीटिंग के पास नहीं बजा सकते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, दे शुड नो दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरी आवाज को वो म्यूजिक से दबाना चाहते हैं तो उनको शायद ये मालूम नहीं है कि वो अभी से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं कि रात में एपीआई की सभा में मैं माइक से बोल रहा हूं और आप लोग बैठे हुए हैं और उनको इतना डर हो गया है कि वो इधर खड़े होकर अपना म्यूजिक बजा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं इनका म्यूजिक बच चुका है मनोहरपुर के अंदर में। अब ये हारने वाले हैं, इसलिए डर के जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमको अगर एमएलए जीतते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है, ह्यूमन राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन, बाकी लॉज का इम्प्लीमेंटेशन असेंबली से, गवर्नमेंट से और कोर्ट से कर पाएंगे। इसलिए एमएलए जिताना जरूरी है। जल जमीन जंगल का यदि मालिकियत पानी है, जल जमीन जंगल का यदि मालिक बनना है, तो मैंने ये जो 2 बिल संसद को दिए हैं उसको भारत के संविधान में लाना होगा। उसके लिए हमको अपना सांसद जिताना होगा, लेकिन उसके पहले एमएलए जिताने की शुरुआत करनी होगी, और इसलिए मैं झारखंड में आया हूं। तो एपीआई की अगर एमएलए जीते या सरकार बनी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि ये जो 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने जो साइन करके रखे हैं टाटा, मित्तल, अंबानी और अडानी के साथ में, और लैंड बैंक बना के रखी है, उस लैंड बैंक को हम, अगर आदिवासी की जमीन उन्होंने लैंड बैंक में लेकर रखी है तो वो वापस आदिवासियों को देंगे, वो वापस किसानों को देंगे। वो जमीन जो है हम इनको इंडस्ट्री के लिए और बाकी चीजों को लेने नहीं देंगे जब तक ग्राम सभा खुद डिसाइड नहीं करती कि उसको क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 and 9A and the पेसा लॉ, इट इज द ग्राम सभा विच शुड डिसाइड। ग्राम सभा को ये निर्णय करने का अधिकार है कि उसको वो जमीन देनी है या जमीन नहीं देनी है। ग्राम सभा जब तक निर्णय नहीं लेगी, वो जमीन कंपनीज को और गवर्नमेंट को लेने का राइट नहीं है। हमारे एमएलए अगर आते हैं तो हम विधानसभा के माध्यम से ये काम करेंगे कि वो लैंड बैंक में आदिवासी की जमीन है उसको वापस देंगे, किसानों की जमीन को वापस देंगे, और बची हुई जमीन जो है, जितने भूमिहीन लोग हैं झारखंड में, उनको 5-5 एकड़ जमीन देंगे, ताकि झारखंड में एक भी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। झारखंड में एक भी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। दूसरा, हम जो है किसानों को 200 यूनिट तक बिजली माफ कराएंगे। 2000 रुपया हर साल सपोर्ट प्राइस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दिया जाएगा, ताकि आपको खेती करने में दिक्कत ना हो। स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्ट को, कमीशन की रिपोर्ट को हम जो है वो इंप्लीमेंट करवाएंगे, और इसके साथ हम जो इंडस्ट्री लग रही है, यदि इंडस्ट्री के लिए, डैम के लिए, कोई भी और चीजों के लिए यदि सरकार को जमीन चाहिए और ग्राम सभा यदि उसको एग्री करती है, अगर एग्री करती है, ग्राम सभा को यदि लगता है कि जमीन देना है, तो जमीन के एवज में जमीन तो होगी, पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम ऐसा कानून बनाएंगे कि वो कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में कम से कम 10, 15, 20, 25% का शेयर होल्डर ये वहां का आदिवासी होगा, ये वहां पर गांव के लोग होंगे, वो शेयर होल्डर होंगे, ताकि वो उस कंपनी के मालिक बन सके। वो उस कंपनी के मालिक यदि बनते हैं तो उनकी एक पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी और परमानेंटली गरीबी और पिछड़ापन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये काम जो है हम करेंगे। बजट में जो 1.25 लाख करोड़ का जो बजट है, वो 1.25 लाख करोड़ के बजट में हम जो है 25% जो पैसा है वो एसटी और एससी के लिए रिजर्व रखेंगे। 8% माइनॉरिटीज जो है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, बाकी मिनोरिटीज है, उनके लिए रिजर्व करेंगे। 20% ओबीसी के लिए रिजर्व करेंगे। और ये जो मैं आपको E4, H2, S2, R2 बताया, उसके ऊपर में स्पेंड करेंगे। इसका क्या नतीजा आएगा कि झारखंड का हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वो जंगल का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो या जनरल वाले भी हो, वो
तमाम लोगों का डेवलपमेंट इक्वल वे में होना स्टार्ट हो जाएगा, इक्वल वे में होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो 5 साल के अंदर झारखंड पहले 5 राज्यों में देश में आ सकता है। ये पॉलिसी आपको समझने की जरूरत है। इसके साथ जो खतियान रिकॉर्ड है 1908 के बाद 32 का सर्वे और उसके बाद 86 तक का जो सर्वे हुआ है, उसमें खतियान रिकॉर्ड में बहुत सारी गड़बड़ी है। उसका सर्वे कराकर हम खतियान रिकॉर्ड को ठीक करेंगे, ताकि जो यहाँ के मूल निवासी है, जो झारखंड के रहने वाले मूल निवासी है, वो बरोबर मूल निवासी रहे और वो जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये प्रूव करने के लिए कि वो 1950 के पहले यहाँ रहते थे या नहीं रहते थे। ये लैंड रिकॉर्ड का सर्वे करके हम चीजों को क्लियर करेंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री को, पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाने का परमिशन होगा। उसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज को हम प्रमोट करने के लिए बात करेंगे और जो इंडस्ट्री लगती है उसमें 80% केवल झारखंड के लोगों को नौकरी दी जाएगी और उन 80% में भी SC ST को, OBCs को और माइनॉरिटीज को पर अफर्मेटिव एक्शन के तहत अलग से जो है वो रिजर्वेशन रहेगा, ताकि यहाँ पर खेती में भी उनका डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्री में भी उनका डेवलपमेंट हो सके और यदि अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी उनका डेवलपमेंट हो सके। इस तरह की पॉलिसीज को हम लोग जो है वो प्रमोट करेंगे। यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जब बीजेपी की गवर्नमेंट झारखंड में आई, उसके बाद उन्होंने यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की। एपीआई की सरकार ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ मानवता से रहेगी। यही तो आदिवासी संस्कृति है, प्रकृति और इंसान के साथ प्यार से रहना, समानता से रहना, इंसानियत से रहना, यही आदिवासी संस्कृति है। उसको हम पूरे झारखंड में प्रमोट करेंगे, माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं होने देंगे और उनके लिए सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे और बजट में 8% उनके लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन होगा अलग से और अफर्मेटिव एक्शन भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगा और बाकी सारे पॉलिसीज में उनको समानता से जो है वो डेवलप किया जाएगा। यहाँ के आदिवासियों का बहुत दिनों से डिमांड था कि वो सरना कोड होना चाहिए, तो वो सरना कोड के लिए हम रिकमेंड करेंगे भारत सरकार को कि सरना कोड आदिवासियों के कल्चर को वो चाहे तो ला सकते हैं, उसको जो चाहे वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए अलग से पूरे देश में आदिवासियों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है, उसका एक अलग से कॉलम बने सेंसस में। इसके लिए हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे और ये करते करते हम लोग जो है इस बात को देखेंगे कि बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न डिक्लेयर किया जाए, भारत रत्न डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए एपीआई की सरकार या एमएलए केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजेगी कि बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न डिक्लेयर किया जाए, भारत रत्न डिक्लेयर किया जाए। ये तमाम चीजों को, बजट को, ट्राइबल राइट्स को, एनवायरमेंट इंडस्ट्री के बैलेंस को यदि ठीक कर लिया जाए और लैंड के प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि झारखंड में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यहाँ की गरीबी नहीं जा सकती। और ये काम करने के लिए मैं आप लोगों के बीच एपीआई को लेकर आया हूं और ये लोग जो है वो एपीआई के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मेरी नीति को अच्छी तरह से समझेंगे। जाते जाते जस्ट मैं आपको एक बात वार्निंग देकर जाता हूं, एक बात आपको कौशल समझा के जाता हूं। यदि बीजेपी को आपने झारखंड में नहीं हराया, यदि बीजेपी को आपने झारखंड में नहीं हराया तो जल जमीन जंगल बचाना मुश्किल होगा। एक बात मेरी स्पष्टता से ध्यान रखेंगे, यदि बीजेपी को आपने झारखंड में नहीं हराया तो आपको जल जमीन जंगल बचाना मुश्किल होगा। मैं तो आपके लिए लड़ूंगा, पार्टी के माध्यम से, संविधान मानव अधिकारों के माध्यम से, कानून के माध्यम से
संवैधानिक और मानव अधिकारों के मार्ग से मैं आपके लिए, पार्टी के माध्यम से हम लोग आपके लिए फाइट करेंगे, लेकिन बचाना मुश्किल होगा। क्यों? समझिए, ये जो बीजेपी की सरकार है, आज देखो मोदी जी ने क्या कर दिया देश के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं चूड़ियां मांग के देने जा रहा हूं दिल्ली में, उनको गिफ्ट करना चाहता हूं। आप देखिए, जब मोदी जी 2014 में देश में गवर्नमेंट बनी, उस समय हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 8% से बढ़ रही थी, 8% से आज 4.5% पर आ गई। जब गलत नोटबंदी की, गलत जीएसटी की, बैंकिंग घोटाला हुआ, एनएफडीसी क्राइसिस हुआ, मैं भारत का पहला लीडर था 2016 में नवंबर में। 10 दिन के अंदर मैंने नोटबंदी के बाद ये बात कही थी कि द जीडीपी ऑफ इंडिया विल फॉल बाय एटलीस्ट 3%। वैसा हुआ। आज जो हमारे देश में 18-20 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आना चाहिए था, वो चले गया। 45 साल में जो बेरोजगारी नहीं रही, वो भारत में बेरोजगारी आ गई। 45 इयर्स का अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर आया। किसान आत्महत्या कर रहे, आदिवासियों को उनके जल जमीन से विस्थापित, जल जमीन जंगल से विस्थापित करने की कोशिश बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। और पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद इन्हें नीतियां ठीक से नहीं समझती है, तो मैं उनको बताते रहा कि भाई इन नीतियों से जो है आपका डेवलपमेंट नहीं होगा देश का। लेकिन अब मैं कंफर्म हो गया हूं कि बीजेपी की सरकार ये बात जानबूझ के कर रही है। क्यों जानबूझ के कर रही है? आप देखिए, मजे की बात देखिए। इनके एक मंत्री है, कल कहने लगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी जो है, वो अगर पीछे जा रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई रामायण नहीं है, बाइबल है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी इनको इस बात की चिंता नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी पीछे जाएगी। 1991 के पहले हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, 3.5% केवल हमारा ग्रोथ हुआ। बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार में उदारीकरण हुआ और उससे फिर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। आज मोदी सरकार के मंत्री इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है, ये बाइबल नहीं है, ये बाइबल है, कोई रामायण नहीं है। यानी बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। बीजेपी सरकार ये चाहती है कि भारत का पैसा लूटकर विदेशों में चले जाए, किसान मजबूरी में रहे, कर्मचारी श्रमिक मजबूरी में रहे, छोटा व्यापारी मजबूरी में रहे, और ये सारा पैसा विदेशों में चले जाए और इनके जो 10, 20, 50 लोग उद्योगपति हैं, जो कास्ट कैपिटलिस्ट है, उनके पास ये पैसा चले जाए। ये बीजेपी की सरकार जो है उसकी मंशा है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि बीजेपी जीत कर आई तो आपको जल जमीन जंगल बचाना मुश्किल होगा। दूसरा, जेएमएम जैसी पार्टी जिससे झारखंड को बहुत उम्मीद थी और पर्टिकुलरली ट्राइबल्स को बहुत उम्मीद थी, वो पार्टी के पास ये नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है कि इस काम को कैसा किया जाए। जेएमएम ये ड्रामेबाज पार्टी है, ये ड्रामेबाज पार्टी है। ये बात मैं आज आपको स्पष्ट कह रहा हूं। यहां उनका एमएलए चुन के आता था, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात कह रहा हूं कि जेएमएम ड्रामेबाज पार्टी है। वो ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड नहीं कर सकती, झारखंड वासियों को मालिक नहीं बना सकती, उनको उनका अधिकार नहीं दिला सकती। ये बात मैं जानबूझ के आज आपको स्पष्टता से कह रहा हूं। बाकी पार्टियों की नाम लेने की जरूरत नहीं है। आक्सू जैसी पार्टी वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के ही साथ में थी। 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, अब कहते हैं हम की नेटिव नीति बनाएंगे, डोमिसाइल नीति बनाएंगे। ये उनका षड्यंत्र है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आदिवासियों को, झारखंड वासियों को गुमराह करने के लिए बीजेपी और आक्सू का ये षड्यंत्र है। और जेएमएम के पास नॉलेज और टैलेंट नहीं है इस बात को करने के लिए। इसलिए झारखंड में बीजेपी ने नारा दिया। क्या नारा दिया? झारखंड पुकारा, बीजेपी दोबारा। झारखंड पुकारा, बीजेपी दोबारा। ये नारा बीजेपी ने दिया। उस नारे को मैं पलट रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड की जनता ने एक नया नारा दिया। क्या नारा दिया है? झारखंड पुकारा, बीजेपी नकारा। झारखंड पुकारा, बोलिए, झारखंड पुकारा,
झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा। तो बीजेपी को अब की बार 65 पार नहीं, अब की बार 5 पार भी नहीं होना चाहिए, अब की बार 5 एमएलए भी नहीं जीतना चाहिए। जेएमएम को भी यहां पर सबक सिखाने की जरूरत है। और एपीआई के आप 5 एमएलए जिता दो केवल, और फिर देख लो मैं झारखंड में सबको कैसा डांस कराता हूं। और जो काम यहां 19 साल में नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर मैं आपको करा के दिखाता हूं। ये बात मैं आपसे स्पेशल कहूंगा, बाकी मैंने पॉलिसीज को कह दिया है। आप लोग ये तमाम बातों पर ध्यान रखेंगे। ओबीसी के लिए मैं बोल चुका हूं, 20% बजट में रिजर्वेशन होगा, 40% रिजर्वेशन तक करेंगे। और 16(4) को अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे। बाकी नीति स्पष्ट है। एपीआई के कोर्ट छाप को ध्यान में रखिए और 7 तारीख को एपीआई को वोट करके हमारे जो सुशील डांग जी है उनको जिताइए। चंपाई बोपाई जी भी चक्रधरपुर से आए, उनको जिताइए। आप दोनों खड़े हो जाइए, मेरे पास आइए इधर में, और इनको अभिवादन कीजिए, हाथ जोड़िए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक बार मेरे साथ बंद करते करते कहेंगे, एपीआई को लाना है, एपीआई को लाना है, एपीआई को लाना है, कोर्ट को जिताना है, भिखुओं को हराना है। कोर्ट छाप जिताना है, भिखुओं को हराना है, कोर्ट छाप जिताना है, भिखुओं को हराना है। हमें एक सरकार बनाना है, आदिवासी राज लाना है, हमें एक सरकार बनाना है, आदिवासी राज लाना है। परिवर्तन की आंधी है, एपीआई की बारी है, परिवर्तन की आंधी है, एपीआई की बारी है। सबको समता सबका विकास, ये एपीआई का है प्यास, सबको समता सबका विकास, ये एपीआई का है प्यास। अब परिवर्तन की आंधी है, ये एपीआई की बारी है, एपीआई को लाना है, झारखंड बनाना है, एपीआई को लाना है, झारखंड बनाना है। अगर ये नीति लागू हो जाए तो समताशील सरनाशील झारखंड बनेगा, विज्ञानशील मानवताशील झारखंड बनेगा, जोहार झारखंड बनेगा। वो जोहार झारखंड में सारा इंसान मानवता से, समानता से, प्रकृति के साथ रहेगा। इस कॉस्मो ह्यूमनिज्म की जो मेरा शोध है अनेक अंगों मग्गों की, इस नीति के आधार पर आप वोटिंग करें और वोट करके अपने भविष्य को बनाएं, ऐसी अपील करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जोहार, जय सेवा, मोदवेड़ची भारत, मोदवेड़ची गोंडवाना।